ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। अब बात कर रहे हैं मजदूरों की बेबसी पर, जो कि शिकार हो रही है अब राजनीतिक दांव पेचों का। हमारे साथ में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जुड़े हुए, राजस्थान जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता लगातार हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। जिस प्रकार से ये बसों का जो ये विवाद अब शुरू हो गया, पहले मजदूरों के पैदल चलने पर सियासत की गई और सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों पर सियासत तब शुरू हुई जब उत्तर प्रदेश में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में मजदूर अपने घर आ चुके थे और जो घटनाएं सड़कों और रेल की पटरियों पर हुई, लगता है कि वहीं से कांग्रेस जो मौका ढूंढना चाहती थी वो उसे मिल गई। और चूंकि प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया था, इसलिए उनका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पर ही केंद्रित है। जबकि योगी कैबिनेट ने उनको कुछ प्रमुख प्रश्न भेजे हैं, वो प्रश्न मैं लेकर आया हूं। पहला प्रश्न मैं आपको बताता हूं चंद्रसेन जी, जब आपके पास 1000 बसें थी तो राजस्थान और महाराष्ट्र से ट्रकों में भरकर हमारे साथियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल क्यों भेजा जा रहा है? औरैया में जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, दूसरा प्रश्न है, औरैया में जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ उससे पूरा देश आहत है। एक ट्रक पंजाब से और एक ट्रक राजस्थान से आ रहा था। क्या प्रियंका वाड्रा जी इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगी और हमारे साथियों से माफी मांगेंगी? तीसरा प्रश्न, प्रियंका जी कहती हैं कि उनके पास 1000 बसें और बात यह है कि अब इन बसों की सूची अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। अभी तक 5 बजे का समय बोला गया है प्रियंका गांधी के सचिव द्वारा और अभी 4:30 के आसपास समय हो रहा है। बसों और हमारे साथियों की सूची उपलब्ध करा दी जाए जिससे उनके कार्य ट्विटर पर नहीं बल्कि धरातल पर दिखें। चौथा प्रश्न, देश भर में जितनी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उनमें से आधी से ज्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश ही आई हैं, तो क्यों फिर बसों की व्यवस्था की जा रही है? अरे आपके सोनिया गांधी जी ने कहा था, जो कि इस समय अध्यक्ष हैं, कि कांग्रेस सभी मजदूरों को ट्रेनों में भरकर उनके गृह राज्य भेजेंगी। तो क्या अब सोनिया गांधी जी का यह आदेश कांग्रेस नहीं मान रही है या खुद उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा नहीं मान रही है? और सबसे मजे की बात तो यहां पर फिर एक बार उस बात को दोहरा रहा हूं, राहुल गांधी तो तारीफ कर चुके हैं योगी कैबिनेट की कि आपने हमारी बात मानी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रसेन जी। बिल्कुल, देखिए उमंग, इस समय कांग्रेस के अस्तित्व का पता है कि उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति क्या है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कांग्रेस का लगभग कितने 6-7 दशक का लगभग अनुभव है देश चलाने का और उन्होंने इतने लंबे समय तक शासन किया है, तो इनको इस बात को इनको स्पष्ट था, इस बात को मालूम था कि इनको कब और क्या करना है। और मैं ये पूरी दुनिया इस बात को जानती, पूरा देश इस बात को जानता है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस का तुरुप का इक्का है और ऐसे ही मौके का इंतजार कर रहे थे जब तुरुप का इक्का चला जाता है। और ये सही मौका उन्होंने ढूंढा कि जब प्रवासी मजदूरों की बात चली और प्रवासी मजदूरों का मुद्दा चला तो वो कांग्रेस ने ट्रम्प कार्ड खेल दिया कि भाई तुरुप का इक्का हमने चल दिया। इतवार की शाम को एक मैसेज आता है कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे 1000 बसें खड़ी हैं, उनको अनुमति दे दी जाए। जब योगी जी को यह मैसेज मिलता है तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई जो दल भी मदद करना चाहते हैं उन सबका स्वागत है, लेकिन कम से कम आप वो डिटेल दीजिए कि इनके फिटनेस का प्रमाण पत्र कहां है, इनके जो ड्राइवर आ रहे हैं उनका लाइसेंस कहां है, जो परिचालक हैं उनका लाइसेंस कहां है और इनके स्वास्थ्य की परीक्षण जांच हुई कि नहीं हुई है। सबसे बड़ा कारण का जो डर है कोरोना का कि जब आप प्रदेश में आ रहे हैं तो आप संक्रमित तो नहीं है, लेकिन इन सब कागजों को उपलब्ध करने के बजाय अभी सोशल मीडिया पे वो सारे पत्र प्रियंका गांधी के सोशल मीडिया पे डाल दिए गए हैं कि प्रियंका जी ने ये प्रयास किए और ये इन्होंने चिट्ठी लिखी हुई है भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब तो साफ है चंद्रसेन जी की वही जुमला कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे वही जुमला शायद अब थोड़ी देर में या कुछ दिनों में या कुछ घंटों में वो जुमला शायद वापस आ जाए जो सीएए, एनआरसी और एनपीआर विवाद पर आया था कि हम तो कागज नहीं दिखाएंगे। चंद्रसेन जी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उन्होंने जो कागज की लिस्ट भेजी है और तो उस पर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि साहब इसमें इतनी गाड़ियां हैं जो ऑटो रिक्शा की हैं, जिनपे एम्बुलेंस की आरसी है, ये तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, उधर कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। तो जो अब इनको देर नहीं हो रही कि मजदूर 40 डिग्री टेम्परेचर पर सड़क पे खड़े हैं जी, चिट्ठी लिख रहे हैं, रात को 10:40 पे चिट्ठी लिखते हैं साहब कि आप डिटेल दीजिए, प्रमुख सचिव साहब लिखते हैं, हम नहीं समझती, और रात को 2:30 बजे वो निजी सचिव प्रियंका गांधी के वो चिट्ठी लिखते हैं कि साहब हमारा ये पोजीशन, हम इस तरह की चिट्ठी दे रहे हैं। तो रात में ये जो मेल चल रही है, जो ट्विटर चल रहे हैं, जो बयानबाजी चल रही है, तो बस कब चलेगी? सबसे इंपॉर्टेंट तो उन मजदूरों की जान बचाना जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जिनके को नहीं है, जिनके पास
पीने का पानी नहीं है, उनका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है। तो सब चीजें आप चलाएंगे, अपनी आप राजनीति चलाएंगे, आप राजनीति की रोटियां सेकेंगे, आप ट्विटर चलाएंगे, आप एक दूसरे पे बाण चलाएंगे, लेकिन बसें नहीं चलाएंगे। ऐसा क्यों? किस मौके का इंतजार हो रहा था? और बिल्कुल सही कहा, मैं भी गौरव को सुन रहा था, गौरव ये कह रहे थे वहां आपने प्रयास क्यों नहीं किया और इतनी देर का इंतजार आपने क्यों किया? आपने उत्तर प्रदेश को ही क्यों चुना? क्योंकि आपको पता है कि आपका अस्तित्व यहां खत्म हो चुका है। आपको यह पता है कि उत्तर प्रदेश में आपको पैर जमाने हैं। आपको यह पता है कि यही एक मौका है जब आप अपनी राजनीति की रोटियां सेक सकते हैं। तो इतना इंतजार क्यों? और फिर इतनी ज्यादा मारामारी क्यों? मजदूरों को लेकर इतनी बड़ी राजनीति क्यों? राजनीति करने के लिए पूरा वक्त पड़ा हुआ है। सबसे पहली प्राथमिकता है कि उन जो प्रदेश में कि बॉर्डर पे जो मजदूर प्रवासी बैठे हैं उनको सुरक्षित तरीके से घर पहुंचाया जाए, उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। जबकि योगी सरकार ने बोला, उन्होंने बोला कि भाई आप फिटनेस प्रमाण पत्र दीजिए, हमने पूरी तैयारी कर रखी है, 1 लाख बेड हमारे पास लखनऊ में उपलब्ध है, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव संक्रमण पाया जाएगा तो हम उसको यहाँ एडमिट करेंगे, नहीं तो उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे और इनका इलाज करेंगे। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। लेकिन आप पूरे कागज नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ आपने जो लेटर लिखे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश सरकार को, वो आपने सोशल मीडिया पे डाल दिए। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? किसको बताना चाहते हैं? जनता के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हमने तो आप चिट्ठी लिखी? ये चिट्ठी लिखने का समय है, ये ट्वीट करने का समय है, ये सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाने का समय है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी बनती है कि जो मजदूर हमारे बैठे हैं उनको कोरोना बम न समझा जाए, उनको राजनीति करने का उनको मोहरा न समझा जाए और उनको न समझा जाए। और आप याद करिए, हमारी जब आपकी पहली बात हो रही थी, सबसे पहले स्पष्ट ये हुआ था कि भाई जो जहां है वो वहां रहे। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ठीक है, जो अब जो मजदूर आ रहे हैं उमंग, वो किस बात पे आ रहे हैं? जब पूरे देश में 1 नेशन 1 राशन की बात कही प्रधानमंत्री ने कि भाई जो जहां है वहां पर ही राशन दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तो वो समय है कि जब रोजगार खुलने लगे हैं। लॉकडाउन 4 चल रहा है, आपने देखा कि लोगों को शर्तों के साथ उद्योगों को खोलने की बात है, कंपनियों को खोलने की बात है, दुकानों को खोलने की बात है, कारखानों को खोलने की बात है। तो अब यह कौन सा समय है? आपने क्यों सबको भड़का दिया कि आपका अस्तित्व खतरे में है, आपकी जान खतरे में है, हमने बसें लगा दी? ये तो वही काम हुआ जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने काम किया था। ये तो वही काम हुआ जब महाराष्ट्र में एक निजी चैनल के पत्रकार ने काम किया था। आपने बसें लगा करके लोगों की भीड़ और हुजूम जमा कर दिया। जबकि यह समय वो था कि अगर थोड़ा स्थिति कंट्रोल में लेते और जहां वहां रोजगार शुरू हो गए थे, रोजी रोटी के साधन शुरू हो गए थे। आप इतनी बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश आएंगे, आपको पहुंचा दिया जाएगा, आपको इलाज कर दिया जाएगा, उसके बाद रोजी रोटी का साधन क्या होगा? ये भी सोचने वाली बात है ना। तो जहां पर आप काम कर रहे हैं उस काम को खत्म करके, उस काम को छोड़ करके तब भाग के जा रहे हैं जब सारी चीजें दोबारा शुरू हो गई हैं। बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा। और शायद मेरे को ऐसा लगता है, और लगता क्या है, शायद कहीं ना कहीं जो कार्रवाइयां जो हो रही हैं इस कोविड-19 के इस संकट काल में, मजदूरों के इधर से उधर जाने की, इधर से उधर मजदूरों को भेजने की कवायद, वो कहीं ना कहीं ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ दिल्ली से, उसके बाद यही चीज दोबारा दोहराई गई मुंबई में। और आज की ही खबर है चंद्रसेन जी, आपको बताऊं, मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों मजदूरों का हुजूम फिर से इकट्ठा हुआ। वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां तो कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ में, एनसीपी के साथ में सरकार बना के बैठी है। वहां के लिए क्यों नहीं गांधी परिवार का या कांग्रेस वालों का कोई ट्वीट या फिर जूम एप्लीकेशन के थ्रू वो कोई लाइव नहीं करते? वहां के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि पता है वहां तो खुद हम बैठे हैं, और वहां अगर हम बोलेंगे तो हम हमारे ही लोगों का हम मजाक उड़ाने जैसा एक माहौल सा क्रिएट कर देंगे। खैर चंद्रसेन जी, मैं आपके पास आता हूं। पुरोहित जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी चंद्रसेन जी ने भी कहा कि पहले से क्यों नहीं मदद करी, गौरव जी भी यही कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं मदद करी? क्या इंतजार कर रहे थे मौके का? और अगर आप इंतजार कर ही रहे थे तो फिर इसमें सोशल मीडिया पर आने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? क्यों सोशल मीडिया पर आकर अपना एक भाषण दिया कि हम मदद करना चाहते हैं, जब आपने कागज पत्तर ही तैयार नहीं किए? और सबसे बड़ी बात है, आपका जो पूरा जो ध्यान केंद्रित है, पूरा फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश है, जबकि पंजाब चंडीगढ़ से भी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यमुना नदी पार करके मजदूर आ रहे हैं। वहां के लिए कोई ट्वीट नहीं करता, वहां के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। दिल्ली में आनंद विहार पे इतने हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए, वहां पर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर कोई घमासान इकट्ठा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सड़क हादसे हुए, उसके बाद पूरी की पूरी टीम कांग्रेस की सोशल मीडिया पर आ गई और एक के बाद एक सवाल दागने लग गई। और अब ऐसा लग रहा है कि खुद बिना तैयारी के वो आए थे और अब खुद अपने ही सवालों के घेरे में फंस गए हैं। रमेश जी।
जी उमंग, ये वक्त की बात है। वक्त का तकाजा अगर कोई समझ जाता है तो काम वहीं पे ही शुरू हो जाते हैं। शुरुआत लॉकडाउन के पहले से ही अगर ये पूरी व्यवस्थाएं हो जाती है कि मजदूरों में इस तरह की भावनाएं होगी, वो घर जाना रमेश जी माफ कीजिएगा, बीच तो में आपको रोक रहा हूं। यहाँ पर ये एक बात और मैं जोड़ना बनता चाहूंगा, था जिस कि प्रकार से अभी कम चंद्रसेन जी ने भी कहा था कि क्या आपको पहले से नहीं पता था कि फैक्ट्रियां खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, और अगर आपको पता था तो आपको ये अफवाह जो उड़ाई गई है किसी ना किसी राजनीतिक दल की टीम का ही काम है, ऐसे ही कोई अफवाह नहीं उड़ती। बकायदा सोची समझी साजिश के तहत, साजिश ही इसको कहेंगे क्योंकि ये साजिश ही है जिसने केंद्र सरकार तक को मजबूर कर दिया स्पेशल बसें और ट्रेनें चलाने के लिए। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने गलत किया, ठीक है, जो आदमी घर जाना चाहता है वो अपने घर जाए, लेकिन जब जैसा कि हम बार बार हम हर रोज चर्चा में आकर हम इस बात का जिक्र करते हैं कि पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो जहां है वो वहीं रहे, वो अगर वहीं रहते, उनका जो सरकारें आज पैसा मांग रही हैं मजदूरों के लिए, सरकारें तब भी पैसा मांग रही होती है और उनको पैसा आज भी दिया जा रहा है, तब भी दिया जाता, क्या तब वो मजदूरों की मदद नहीं कर सकते थे? और अब जब उन्होंने जिद कर करके चौथे लॉकडाउन में, तीसरे लॉकडाउन में सभी प्रकार की औद्योगिक चीजें खुलवा ली, अब रोना रो रहे हैं कि साहब हमारे पास मजदूर नहीं है। अरे आपने ही तो जिद करके मजदूरों को वापस भिजवाया, और अब उनमें से कई मजदूर तो काल के गाल में समा गए, कुछ लोग अभी सड़क पर है, अपने घर भी नहीं पहुंचे, और अब आपने औद्योगिक इकाइयां खुलवा ली लेकिन आपके पास काम करने वाले लोग नहीं है। रमेश जी, यही बात तो है उमंग। सबसे बड़ी जो समस्या अब आने वाली है वो इसी मुद्दे पे आने वाली है कि लॉकडाउन के 5वां असर जो जो धीरे धीरे खत्म होगा, उद्योग और व्यवसाय जगत को काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे, एक्सपर्ट मजदूर नहीं मिलेंगे आपको, तब आप काम कैसे करोगे आप? तो फिर वही घूम फिर के कहानी वही आई कि औद्योगिक उत्पादन नहीं हो रहा साहब, डिमांड और सप्लाई पूरी नहीं हो रही है साहब, और सरकारें जो है इस तरह से काम कर रही है, उस तरह से काम कर रही है। तो उनकी आलोचना प्रत्यालोचना का दूसरा जो चरण है वो थोड़े समय बाद में शुरू होगा, लेकिन इससे पहले अगर ये हो जाता, और पहले दिन ये नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जो जहाँ पर है वहाँ रुक जाए, कुछ समय की बात है, कुछ समय बाद में व्यवस्था हो सकता है कि ये स्प्रेड अगर इतना नहीं होता, लॉकडाउन का दूसरा, तीसरा, चौथा चरण, 5वां चरण, तो परिस्थितियां बहुत पहले सुधर जाती इस बात को। और ये जो संक्रमण का जो प्रभाव है आज जिस गति से, हर राज्य, कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें कि रोजाना आपको आंकड़ों पे सबसे पहले नजर जाती है कि इस राज्य में कितने जो है मरीज बढ़े हैं, कितने संक्रमित हुए हैं रोजाना का। क्या आंकड़ों के खेलजाल में ही सारा काम होता रहेगा? पहली बात। दूसरा अब आते हैं कि राजनीति के ऊपर, तो राजनीति करने के अवसर बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि राजनीति करें, राजनीति करना, लेकिन पूरा होमवर्क अगर करने के बाद में अगर आप राजनीति करते हो तब तो है कहीं पे भी किसी तरह की जो है आलोचना प्रत्यालोचना की गुंजाइश रहती नहीं है। अब प्रियंका गांधी ने जो एक बसों के मामले में जो मजदूरों को लाने ले जाने की जो बात कही है, वह अगर पूरा होमवर्क करके अपनी बात को कहती है तो उसका कोई असर पड़ता। दूसरा कि वो नेहरू है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाली है। प्रियंका गांधी कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, एक सामान्य नहीं है कि प्रियंका गांधी ने कह दिया तो उसका बयान का कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल मतलब होता है जब वह सार्वजनिक जीवन में उस पीढ़ी को आगे बढ़ाती हुई आ रही है, और जब वह पूरा होमवर्क न करते हुए अगर इस तरह की बातें करती है तो फिर तो सवाल तो उठते ही हैं। और सवाल का जो बवाल जो खड़ा हुआ है वो उसी के बाद में शुरू हुआ, जबकि ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानीय सरकारें हैं और सब वो अपने अपने तौर तरीके से काम कर रही है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि यूपी हो, राजस्थान हो, आपका पंजाब हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, वहां पर मजदूरों के पलायन की जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और सीधा सीधा कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों को जो फंड मिलता है, अगर उस फंड का उपयोग आप अगर रोटी पानी देने में अगर नहीं करते, या करते जैसा भी आपने जो जो सुविधाएं उपलब्ध कराई है, कम से कम उन पैसों में से भी अगर बसों का आना जाना अगर लगातार रहता तो हो सकता है कि यह जो त्रासदी जो रोजाना दिखाई दे रही है कि कहीं पर मजदूरों के ऊपर जो लाठीचार्ज हो रहा है, मजदूर रास्ते में मरते जा रहे हैं, मजदूर रास्ते में भूखे मर रहे हैं, कहीं पे वो बीमार पड़ रहे हैं, तो ये जो त्रासदी जो इनके
आने जाने की जो है वो कम से कम इससे तो बचाई जा सकता था, लेकिन वेल प्लान्ड ना होने के कारण से ये जो सारी परिस्थितियां पैदा हुई, उससे जो एक राजनीति का जो कहना चाहिए माहौल गर्मा गया। और सिर्फ मजदूरों के, क्यों मजदूरों की क्यों बात कर रहे हो, इसमें सभी व्यक्ति पीड़ित हुए हैं और सभी व्यक्ति जो है समस्याओं से ग्रस्त हुआ है, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो जो औद्योगिक जो छोटे छोटे दुकानदार हो, ठेला मजदूर चलाने वाले हो, उन लोगों को भी कोरोना के इस पूरे जो है महामारी के दौरान हर व्यक्ति को तकलीफ हुई है। लेकिन आप किसी एक वर्ग विशेष को अफवाहों के माध्यम से उसका माइंड डाइवर्ट करके उसको साथ में मनोवैज्ञानिक रूप से आप प्रभावित करते हुए अगर आप राजनीति करते हो तो ये हमेशा दुखदाई होगा, किसी भी सरकार के लिए होगा। इसीलिए लिहाजा यही है इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कि कम से कम आज की तारीख में राजनीति ना हो और अपनी तरफ से जो सुख सुविधाएं जैसे भी है। अब पॉलिटिकल पार्टीज के पास में पैसा नहीं है क्या? पैसा है उनके पास में, तो पॉलिटिकल पार्टीज खुद अपने पैसों से भी अगर बसों की व्यवस्था कर देती है तो इसमें कौन सा है। और आप बराबर सरकार को लिखते हो ये कर दोगे वो कर दोगे और आलोचनाएं करना, इससे बेहतर ये होता है कि अपनी तरफ से जितना भी अगर मदद होती है, अगर 1000 2000 5000 10,000 मजदूरों को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी खुद व्यवस्थाएं करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर बात पे अगर राजनीति की सरकारें ही करती रहेगी, सरकारें नीति नियम और कानून बनाती है, फॉलो करवाने का काम है जो नौकरशाही का होता है, नौकरशाही जो है वो पूरी तरह से काम कर रही है। आज कोरोना से लड़ने के लिए कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अपने मन प्राण और चेतना के साथ में जो है बिल्कुल रमेश जी आपने सही कहा कि आज पूरे देश भर में जब हम कोरोना नामक इस महामारी से हम जूझ रहे हैं, हर एक व्यक्ति जूझ रहा है, लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन की इस लक्ष्मण रेखा का कुछ लोग तो कम से कम पालन कर रहे हैं और उसी बीच में ये राजनीति शुरू हो गई है। पहले लॉकडाउन को लेकर शुरू हुई कि आपने एकदम से लॉकडाउन लगा दिया, अरे क्या भाई हम इंतजार करते कि ये बीमारी कम से कम 10,000 50,000 लोगों को लग जाती उसके बाद लॉकडाउन करते, ये तो अपने खुद की समझदारी की बात है। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये, मैं बार बार इस शब्द को दोहराऊं, कंफ्यूजन इतना क्रिएट कर रखा है। खुद कांग्रेस के लोग कुछ बयान देते हैं, उनके आला कमान कुछ और बयान देते हैं और फिर उनके नीचे के जो छुटभैये नेता हैं वो कुछ और बयान देते हैं। खैर रमेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, गौरव जी आपके पास आना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आप रमेश जी को भी सुन रहे हैं, चंद्रसेन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आप मोबाइल में अपने चेक कर रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या ये वक्त इस समय राजनीति करने का है? जबकि खुद बीजेपी कह रही है कि राजनीति मत करो, कांग्रेस कह रही है राजनीति मत करो, लेकिन हो रही है तो सिर्फ राजनीति और मजदूरों को प्राप्त हो रही है या तो उनके साथियों की, उनके परिवारजनों की लाशें या फिर मदद के नाम पर बेबसी। क्या कहेंगे गौरव जी? उमंग, इस समय लोगों को रोटियां मैसर नहीं है, लोगों को काम नहीं है और मजदूर जैसे तैसे अपने घर लौटना चाहते हैं। इस समय की राष्ट्रीय आपदा से बहुत पीछे मैं आपको ले जाना चाहता हूं। आपको याद होगा जब उत्तराखंड में एक दैवीय आपदा आई थी और केदारनाथ की त्रासदी आप भूले नहीं होंगे अभी उमंग जी। उसमें यहां पर कांग्रेस की सरकार थी और विजय बहुगुणा यहाँ मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे जी। नरेंद्र मोदी ने पेशकश की कि वो इस दैवीय आपदा में अपनी सरकार, अपने अधिकारी, अपने लोगों के साथ यहां पर आकर सेवा करना चाहते हैं। और आपको किसी भी प्रकार से किसी नेता को आने नहीं दिया था उस आपदा में जी। मौजूदा समय में आते हैं, मौजूदा दिन बहुत अलग अलग तरीके पर भाजपा शासित राज्य हैं उन्होंने ताबड़तोड़, और मैंने देखा कि हर 5-7 किलोमीटर की रेंज में एक मोदी रसोई काम कर रही थी। मगर राजनीति कर कहें तो ध्यान दें या आप उठाकर सारे आंकड़े चेक कर लें, उमंग कांग्रेस ने भी तमाम तरीके से ऐसी सेवा करना चाहती है मगर उसे सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का और पूरी तरीके से लॉकडाउन के नियमों का पालन पड़ा दिया गया। तो राजनीति तो हो ही रही है जी। आप जो लोग राजनीति करके, जो लोग वोट बैंक की सपोर्ट से कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं उमंग कि वो राजनीति नहीं करेंगे जी। मगर सवाल यही उठता है
कि क्या इस समय हमारी जो कोशिश है जाकर कम से कम आ जाए। आप ये बताइए, दिल्ली जो है वो सेंट्रल में है, उसके इधर राजस्थान है, उसके इधर उत्तर प्रदेश है, थोड़ा इधर आ जाइए। आज का विषय प्रियंका गांधी की जो अचानक से उनका उत्तर प्रदेश के और अपनी बसों को लेकर कहानियां उमड़ी हैं, क्या उन्होंने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को एक भी बार कहा? बिल्कुल गौरव जी, आप सही कह रहे हैं। और यही सवाल, सबसे बड़ा सवाल यहां पर बन जाता है कि उनका पूरा ध्यान, और उनका ही नहीं, और सबसे बड़ी बात यह कि खुद गांधी परिवार की तरफ से कुछ भी एक ट्वीट या एक मैसेज आता है, उसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस उसी तरफ लग जाती है और वो भूल जाती है कि भाई बाकी के राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, बाकी के राज्यों में भी आपको मदद करनी चाहिए। वहां क्यों नहीं आप अब अपने इस मानवता के धर्म को आप वहां पर क्यों नहीं निभा रहे हो? जैसा कि आपने भी उदाहरण दिया, पंजाब का उदाहरण दिया, उसके बाद कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर इस समय बहुत सख्त जरूरत है। उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है अव्यवस्था यहां पर है, मानते हैं, लेकिन फिर भी यहां की सरकारें भले ही किसी भी दल की हो, तमाम प्रयास कर रही हैं अपने राज्य की जनता को इस महामारी से बचाने की। और जो भी लोग इधर से उधर मूव कर रहे हैं, उनकी जहां तक बन पड़ता है उनकी वो सहायता कर रही है। लेकिन ढूंढ ढूंढ कर राजनीति के मुद्दे यहां सर खंगाले जा रहे हैं। खंगालना ही जो एक उपयुक्त शब्द मेरे को लगता है, खोज खोज कर निकाले जा रहे हैं शब्द। चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहूंगा इसी को लेकर। क्या आपको लगता है कि वाकई में इस समय इस प्रकार के हथकंडे अपनाने की जरूरत भी है? क्या आपको उन मजदूरों का दर्द दिखाई नहीं देता? अगर आपको मदद करनी है तो आप अपने एक किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए, उत्तर प्रदेश सरकार में जाएगा, वो जो भी पेपर वर्क होता है वो पूरा करेगा और मदद करके अपनी बसों में मजदूरों को बिठाना है, घर तक छोड़ो, खाने पीने की व्यवस्था करो। मदद करना मेरे हिसाब से शायद इसी को कहते हैं। लेकिन आप गुणगान करते हुए अगर आप मदद कर रहे हो तो इसको शायद किसी भी तरीके से मदद नहीं माना जाएगा। चंद्रसेन जी, बिल्कुल सही प्रश्न उठाया उमंग आपने। ये काम बहुत आसान था। ये अगर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ये बोलती, एक फोन करती योगी जी को और ये बोलती कि साहब हमारी ये इच्छा है कि हमारी कैपेसिटी इतने की है, इतने बसों की है और हम ये करना चाहते हैं जी, तो ये स्थिति शायद कुछ और होती, क्योंकि मदद के लिए, इंसानियत की मदद के लिए हाथ उठ रहे थे जी। हर विपक्ष में जो बैठी पार्टी होती है उसका ये काम होता है कि सरकार के ऊपर आरोप लगाए। सारी पार्टियों ने इसी तरीके काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरीके से आपने वीडियो वायरल किया, आपने ट्वीट किया, तो आपका मकसद मदद करना नहीं था। उस प्रोपेगेंडा के जरिए ये बताना था पूरी दुनिया को कि हम क्या करने जा रहे हैं। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात को समझा और उन्होंने अपने सिपे सलारों को लगाया। प्रियंका वाड्रा गांधी ने अपने निजी सचिव को लगाया कि साहब आप चिट्ठीबाजी करेंगे, और उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव होम जो है अवनीश अवस्थी को लगाया कि साहब आप चिट्ठी भेजेंगे। तो दोनों ओर से चिट्ठी शुरू हो गई, दोनों ओर से ट्विटर शुरू हो गए, दोनों ओर से मेल शुरू हो गए। एक मजदूर हमारा जो सड़क पे बैठा था वो उसी जगह पे बैठा हुआ है। उमंग, मैं एक बात और बता दूं, जो ये प्रवासी मजदूर हैं इनके ऊपर कोरोना संक्रमण का खतरा है, इनके ऊपर भूख का खतरा है। एक खतरा और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो देखने वाली बात है। आप बिहार के 2 एग्जाम्पल अभी लीजिए कि जब क्वारंटाइन किए गए प्रदेश के मजदूर, तो वहां के स्थानीय लोगों ने मारपीट करी उनके साथ में जी, उनको दौड़ा के मारा। पूरे देश में स्थिति यही होने जा रही है। तो जो थोड़ा और पीछे जाएं तो क्या जो जिस तरीके से वो पूरे खेमे बढ़ गए थे, जिस तरीके से लोग नफरत जमातियों से करने लगे थे, क्या सेम स्थिति इन लोगों के साथ नहीं पैदा हो रही है? एक वो मजदूर जो हमारे जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा घर बनाता है, उसके बिना कोई उद्योग धंधा नहीं चल सकता है, उसके बिना ये समाज नहीं चल सकता है। उसकी स्थिति आपने क्या कर दी? आपने ऐसे समय पे राजनीति शुरू करी कि उनको अलग थलग कर दिया, उनको आपने मानव बम बना दिया, उनको आपने कोरोना बम बना दिया कि एक आम आदमी जो वहां पर रहता है उनको अपना दुश्मन समझने लगा। उसको लगा कि इस आदमी से मुझे खतरा होने जा रहा है। तो ये स्थिति क्यों पैदा हुई? राजनीति हर पार्टी कर रही है, लेकिन तुर्रा सिर्फ यही है कि साहब नहीं, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, ये इंसानियत का वक्त है। ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ कागजी बातें हैं, ये सामाजिक रूप से दिखावा करने वाली बातें हैं। अब जो मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं उनको पास में आदमी बैठने नहीं दे रहा है।
जो खाना और राशन लेकर के लोग सड़कों पे निकले हुए थे, उनके मन में डर बैठा दिया गया कि साहब जिस तरह के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े आ रहे हैं कि साहब ये कोरोना का संक्रमण ये हो सकता है, संक्रमित हो सकता है, तो जहां पर उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, जाहिर वो जैसे कि पूरी खबरों में है कि भाई वो कॉलेज के स्कूल हो सकते, वहां पर कुछ सरकारी बिल्डिंग्स हो सकती है, तो जो आसपास के लोग हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, वो मारपीट पे उतारू हो रहे हैं, इस तरह की पूरे देश से घटनाएं आ रही हैं। तो आपने उन मजदूरों को किस जगह पे लाके खड़ा कर दिया, आपने कितने खेमों में उन मजदूर को बांट दिया, ये अपने आप में बहुत गंभीर खतरा है उमंग। बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा और सबसे बड़ी बात यही है कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए कई लोगों की ओर देखते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट की ओर देखते हैं, बड़े बड़े मेडिकल कर्मियों की ओर देखते हैं। जैसा कि खुद पीएम मोदी ने भी कहा था, कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी थी चिकित्सा कर्मियों को, मीडिया कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को और सफाई कर्मियों को। लेकिन सबसे बड़े जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हम जिनको हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो कोरोना वॉरियर्स नहीं होते तो शायद ये 4 कोरोना वॉरियर्स भी नहीं होते, क्योंकि जिन हॉस्पिटल्स में इन कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है वो इन्हीं मजदूरों ने बनाया है। जिस कैमरे से, जिस मीडियम से हम लोग इस खबर को हम चलाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी मजदूर ने बनाया है। जिस पुलिसकर्मी जो बैरिकेड्स लगा रहा है, जिस सड़क पर वो पहरा दे रहा है, इन कोरोना संक्रमितों की रक्षा कर रहे हैं, इन्हें इधर से उधर जाने देने से पहले इनसे पूछताछ कर रहे हैं, वो सड़क इन्हीं मजदूरों ने बनाई है। और जो हमारे सफाई कर्मी हैं, उनमें से भी कई लोग दूसरे राज्य के हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले अगर हमें जिसका ध्यान देना था वो इन्हीं मजदूरों का ध्यान देना चाहिए था। और आज ये मजदूर सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इन मजदूरों की बेबसी के ऊपर राजनीतिक जो बयानबाजियां और सियासी जो चालें चल रही हैं वो आखिर कहां पर जाकर रुकेंगी। चौथा लॉकडाउन देश में लागू हो चुका है, आज चौथे लॉकडाउन का दूसरा दिन है और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम सुविधाएं देने के बाद भी मजदूर आज भी सड़क पर हैं और सड़क के किनारे किसी ट्रक का शिकार हो रहे हैं, कहीं उनकी बस खड्डे में गिर रही है, कहीं वो ट्रेन के नीचे आकर कट रहे हैं। ये दुर्दशा अगर हमारे देश के मजदूरों की होगी तो हमारा देश किस ओर जा रहा है कोरोना के इस कालखंड में, आप भी सोचिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।